आर्टिकल 13 justifiability of fundamental rights। यहां पे आपकी बुक में एक चीज दिया गया हुआ है, आर्टिकल 13 गिव्स टीथ टू द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 13 गिव्स टीथ टू द फंडामेंटल राइट। व्हाट डज दिस मीन? दांत का प्रयोग क्या होता है? दांत का प्रयोग होता है कि किसको दिया गया? आर्टिकल 13 ने टीथ किसको दिया है? फंडामेंटल राइट को, यानी कि जिसके पास दांत होगा काट खाएगा। मीन्स आपको ये चीज समझना है कि फंडामेंटल राइट जो है, मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, फंडामेंटल राइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट पावरफुल थिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसे बदलना इतना भी आसान नहीं होता है कि फंडामेंटल, आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को छेड़छाड़ कर दें। ऐसा करना बहुत आसान नहीं होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। अब यहां पे बात करते हैं कि आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 के 3 पार्ट है। आर्टिकल 13 के 3 पार्ट है, 13(1), 13(2) एंड 13(3). 13(1) जो कहता है वो एग्जिस्टिंग लॉ की बात करता है। और आर्टिकल 2 जो है वो फ्यूचर लॉ की बात करता है। पहले इस दोनों को हम समझते हैं। एग्जिस्टिंग लॉ का मतलब क्या चीज है कि सबसे पहली बात आपको ये चीज समझना है कि कोई भी कानून जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले से बना हुआ है, बहुत सारे लॉ ऐसे हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से बने हुए हैं। और फ्यूचर लॉ किसकी बात करता है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद जो है चालू हुआ है, बना है, इंप्लीमेंट होना है, एग्जीक्यूट हुआ है। तो आर्टिकल ये कहता है क्या कि आपका जो भी लॉ था, यदि उसे आप कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद, यदि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट आता है, यानी कि फंडामेंटल राइट के विरोध में आता है, वो लॉ एबॉलिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फंडामेंटल राइट से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और फ्यूचर लॉ की बात करता है, ऐसा तो लॉ बनाना ही मत, यदि बना दिए तो खत्म ही है, समझो, दैट शैल बी नल एंड वॉइड। तो यहां पे सिंपली ये चीज कहता है कि यदि एग्जिस्टिंग लॉ है, पीछे लॉ बना हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, कमेंसमेंट नहीं हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो उसमें आप जो भी कर रहे थे उस लॉ के हिसाब से, उससे हम नहीं छेड़ने जा रहे हैं। वो आपने जो किया, जैसे किया, उस लॉ के हिसाब से किया। लेकिन अब तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट भी तो आ चुका है। तो यानी कि कोई भी लॉ जो आपका, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो होगा, तो उसे क्या कहेंगे कि यदि इसके अगेंस्ट में आता है तो उस केस में उसे क्या कर देंगे, उसे जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में आएगा उसे हम खत्म कर देंगे, उसे हम वो वॉइड हो जाएगा। और फ्यूचर लॉ यदि कोई भी बना कि लॉ मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कि फ्यूचर लॉ कहते हैं, shall not make any law which takes away or abridges the right conferred by the part 3, and if such law has been made, then this law shall be treated as void। Means article 13 आप 1 समझ गए कि what is that? That is existing law, means any law which was made before the commencement of the constitution, and if that law abridges, shortens, curtails the fundamental rights which is covered under part 3 of the
Constitution of India, such law shall be valid after the commencement of Constitution. And if any law which has been executed, which has been enacted after the commencement of the Constitution of India, and that law again abridges, shortens, curtails, or infringes the fundamental right, in that case, that law shall be void. That law shall be void. अब लॉ की बात हम करें, लॉ मीन्स व्हाट? लॉ का मतलब यहां पे सिर्फ एक्ट नहीं होता है। लॉ का मतलब होता है कोई भी एक्ट, ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशंस, मीन्स कि किसी भी तरह का जिसका कि एग्जीक्यूशन होना है, जो गवर्नमेंट ने निकाला है, तो उन सभी को फंडामेंटल राइट को ध्यान में रख के करना होगा, अदरवाइज दैट शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। अब आर्टिकल 13 में जो है वो, इसमें सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं कि शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। लेकिन आर्टिकल 368 में यहां पे पावर है सबके, गवर्नमेंट के पास, लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड कर सकता है। हम इतना ही अभी देखते हैं कि बाकी चीजों को तो नहीं कर सकता है कि, लेकिन 368 में जो पावर्स दिए गए हैं उसे, उस पावर के हिसाब से लेजिस्लेचर जो है, जो पार्लियामेंट है, वो किसी भी लॉ को या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। अब यहां पे आर्टिकल 13 में बात करते हैं कि जब आर्टिकल 13 केम फॉर जुडिशियल रिव्यू इन नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि आर्टिकल 13 में यह चीज कहा गया है कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में आप नहीं जाओगे, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में बना हुआ कोई भी लॉ इनवैलिड हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे जो है, बहुत सारे केसेस किए गए इसके अगेंस्ट में, कि कहीं पे ये कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट जो है इनवैलिड, इन्फ्रिंज हो रहा है उसके लिए, और आपने जो है उसको अमेंड नहीं कर सकते हो। 368 कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकते हो। तो यहां पे फिर क्या है कि इनको देखते हुए 3 डॉक्ट्रिन्स आए आर्टिकल 13 में। वो डॉक्ट्रिन कौन कौन से हैं? डॉक्ट्रिन्स under Article 30, doctrine of severability, doctrine of waiver, and डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो ये 3 डॉक्ट्रिन है। इन तीनों डॉक्ट्रिन को हम फिर लेटर ऑन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके साथ साथ फिर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।